वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। यूनिक एग्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी जो ICAR जेट या जो कृषि पर्यवेक्षक की जो तैयारी चल रही है उसको और बेहतर बनाने के लिए हम आज लेकर आए हैं ओल्ड जो पेपर सॉल्यूशन जो सीरीज चल रही है अपने एग्रीकल्चर 2005 का, यानी अपन ने 2002, 3, 4 के पेपर सॉल्यूशन कर लिए हैं। आज अपन लेकर आए 2005 का। ठीक है, 2005 के पेपर को अपन स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में स्टार्ट ही नहीं करते, अपन प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या सहित इसको क्या करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, बढ़िया वाला। तो देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि राज्य में कुल कृषि क्षेत्र में शुष्क खेती का क्षेत्रफल कितना है। अगर मैं देखूं पीछे वाले जो पेपर हैं उनमें से, तो ड्राई फार्मिंग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि शुष्क खेती है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो ध्यान रखना, इसका क्षेत्रफल ऑप्शन के हिसाब से देखें 65, 75, 55 और 85। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आएगा, इसका 75 आएगा। क्यों? क्योंकि अपन देखते हैं राजस्थान में जो सूखी खेती है उसका जो क्षेत्रफल आता है 70%। कितना आता है? 70, जिसको बोलते हैं असिंचित। कौन सा क्षेत्र आएगा? असिंचित क्षेत्र आएगा। तो कल जैसे मैं 2004 वाला करवा रहा था तो उसमें पूछा था सिंचित क्षेत्र कितना है, तो आपसे पूछे सिंचित, तो कितना बच गया? 30% जो बच गया वो कैसा आता है? सिंचित आता है। कैसा आता है? सिंचित। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 75% आएगा, अगर देखें ऑप्शन के हिसाब से तो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि एट्राजिन शाकनाशी कौन सी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयुक्त है? कौन सा? एट्राजिन। ठीक है, एट्राजिन कौन से फसल के लिए शाकनाशी? तो ध्यान रखना, कपास में हमेशा डाईयूरोन काम में लेते हैं। कौन सा लेते हैं? डाईयूरोन काम में लेते हैं। सोयाबीन में लेते हैं मेट्राजिन। क्या लेते हैं? मेट्राब्यूजिन। ठीक। उड़द है, उड़द यानी अपन बात करेंगे कि दलहनी फसलों में उनमें लेते हैं अपन पेंडी मेथालिन। कौन सा लेते हैं? पेंडी मेथालिन। तो अपने पास राइट आंसर बचा क्या? मक्का। मक्का में क्या क्या लेते हैं? एक तो एट्राजिन लेते हैं और दूसरा अपन कौन सा लेते हैं? सीमाजिन। कौन सा लेंगे? एट्राजिन और सीमाजिन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? मक्का आएगा। क्या आएगा? मक्का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन में कह रहा है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा क्रांतिक अवस्था से ज्यादा होती है तो फसल बढ़वार पर प्रतिकूल असर पड़ता है, तो वह मृदा क्या कहलाती है? यहां शब्द आया है लवण, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? लवणीय मृदा। लवणीय मृदा को हिलगार्ड ने, एक वैज्ञानिक था हिलगार्ड, हिलगार्ड ने दो शब्द बोले थे, सफेद ऊसर या फिर उसे बोलते हैं ऊसर भूमि या फिर मृदा, यह भी बोला जाता है। ठीक है, अब कई बार आपके लवणीय क्षारीय या लवणीय क्षारीय में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो उसका कंफ्यूज मैं आपको दूर कर देता हूं। कंफ्यूज में मैं यहां पे एक सारणी बना रहा हूं, ठीक है, जिसमें मैंने यहां पे लिखा मृदा। ठीक है, कौन कौन सी? यहां लिख रहा हूं विद्युत चालकता, यह हमेशा 4 डेसिबल पर होगी। यहां लिख रहा हूं मैं पीएच, और यहां लिख रहा हूं मैं विनिमयशील सोडियम। इस तरह से। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इसको कि आराम से अपन देख सकते हैं, यह हमेशा 15% पर लिया जाएगा और ये 4 डिग्री पर डेसी प्रति मिनट पर ली जाएगी। ठीक है, डीसी प्रति मिनट पर ली जाएगी। तो अगर मृदा की बात करें तो सबसे पहली मृदा मैंने यहां पे ली लवणीय। कौन सी मृदा? लवणीय। उस लवणीय मृदा में जो 4 डेसिबल होता है, यह हमेशा क्या होगा? 4 से ज्यादा ही होगा।
हमेशा क्या होगा, 4 से ज्यादा ही। पीएच हमेशा ध्यान रखना 8.5 से दर्शाना प्रारंभ करेंगे तो पीएच हमेशा 8.5 से क्या होगा, कम होगा। पीएच क्या होगा, कम। और विनिमयशील सोडियम जो है 15 से दर्शाएंगे तो ये भी 15% से क्या होगा, कम होगा। ये मृदा क्या कहलाएगी, देखो अपन साफ साफ बोल सकते हैं कि वह मृदा जिसमें विद्युत चालकता 4 डिग्री डेसिबल पर क्या होगी, अधिक होगी, और पीएच 8.5 से क्या होगा, कम, और विनिमयशील सोडियम 15% से क्या होगा, कम, वह मृदा क्या कहलाएगी, लवणीय कहलाएगी। दूसरी जो मृदा आती है उस मृदा का नाम है क्षारीय। ठीक है, इसको बोलते हैं सैलाइन, इसको बोलते हैं एल्केलाइन। ठीक है, तो एल्केलाइन मृदा में देखो क्या होगा, इसमें हमेशा जो विद्युत चालकता है 4 डीसी पर ये 4 से क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, 4 से ये कम होगी। जबकि जो पीएच है ये 8.5 से क्या होगा, ज्यादा, और विनिमयशील सोडियम भी 15% से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये मृदा हमेशा क्या कहलाएगी, क्षारीय मृदा कहलाएगी। तीसरा जो आता है वो आता है लवणीय क्षारीय। दोनों शब्द साथ में आ जाएंगे, लवणीय और क्षारीय, ये बात दोनों साथ में आ जाएंगे। तो लवणीय क्षारीय में ध्यान रखना इसकी जो विद्युत चालकता है 4 डीसी ये भी क्या होगी, ज्यादा होगी। पीएच भी 8.5 से क्या होगा, ज्यादा, और इसकी विनिमयशील सोडियम क्षमता भी क्या होगी, 15% से अधिक होगी। वह मृदा अपनी क्या कहलाती है, लवणीय क्षारीय मृदा कहलाती है। ढंग से देखो, लवणीय मृदा यानी विद्युत चालकता 4 डीसी प्रति मिनट क्या होगी, ज्यादा होगी। पीएच 8.5 से क्या होगा, कम होगा, और विनिमयशील सोडियम भी 15% से क्या होगा, कम होगा। वह मृदा क्या कहलाएगी, लवणीय। लवणीय शब्द किसने दिया, सफेद ऊसर या ऊसर भूमि, ये शब्द किसने दिया, हिलगार्ड ने दिया। किसने दिया, हिलगार्ड ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राजस्थान में कौन से जिले में धनिया की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, यानी धनिया सर्वाधिक कहां होता है। ठीक है, तो धनिया सर्वाधिक जो होता है कोटा में होगा, बूंदी में होगा, बारां में होगा, झालावाड़ में। तो इसका ध्यान रखना, राइट आंसर क्या आएगा, 12। कहां, 12। धनिया की खेती सर्वाधिक कहां की जाती है, 12 में की जाती है। अब धनिया का बोटनी का नाम पूछे आपसे तो वो क्या आएगा, कोरेंडियम सेटाइवा। कोरेंडियम सेटाइवा। ठीक है, अगर कुल पूछे तो कुल इसका कौन सा आएगा, कौन से कुल में आता है, अम्बेली फेरी कुल में आएगा। कौन से कुल में, अम्बेली फेरी कुल में आएगा। ठीक है, इसके अलावा झालावाड़ में सर्वाधिक क्या होता है, तो संतरा की खेती। झालावाड़ में सर्वाधिक किसकी खेती होती है, संतरा की खेती होती है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, राजस्थान में कुल कृषि जलवायु खंड। मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने 4 साल के पेपर देख लिए, 2002, 3, 4, और ये है 5वां, तो 4 साल के पेपर हो गए। तो चारों सालों के पेपर में मैंने देखा जलवायु खंड से संबंधित कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। और यहां पर ज्यादातर पूछता क्या है, कितने जलवायु खंड है। तो कृषि जलवायु खंड राजस्थान में कितने हैं आपको पता हो तो 10। उन सभी का नाम आज नाम देखते हैं, वैसे तो पता अपने को 10 कौन कौन से होते हैं, आज की क्लास में अपन देखते हैं उनके नाम। जैसे आता है फर्स्ट ए, इसको बोलते हैं पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र। क्या बोलेंगे, पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र। दूसरा आता है फर्स्ट बी। दूसरा कौन सा आएगा, फर्स्ट बी। इसको बोलेंगे अपन कौन सा, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। सिंचित मैदानी क्षेत्र। तीसरा आता है फर्स्ट सी, इसको बोलेंगे आदर अर्ध पश्चिमी सिंचित क्षेत्र। अर्ध आधा आएगा, सिंचित पूरा नहीं आएगा। ये तो कौन से आगे, फर्स्ट ए वाले आगे। दूसरे की बात करें तो आता है सेकंड ए। सेकंड इनको बोलेंगे अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। अंतर्वर्ती
मैदानी क्षेत्र, और सेकंड बी को बोला जाएगा लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। ठीक है, दो ये हो गए, तो तीन में दो कितने हो गए, 5 हो गए। अगला देखते हैं थर्ड ए, इसको बोलेंगे अर्ध आदर शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, या अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, थर्ड बी, इसको बोला जाएगा बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 7। ठीक है, 7 के बाद में बाकी और अपन देखें, ये लिख देता हूं मैं। फोर्थ ए का नाम बोलेंगे अरावली पहाड़ी वाला क्षेत्र, या अर्ध आदर दक्षिणी क्षेत्र। दो नाम हो गए इसके, अर्ध आदर दक्षिणी या अरावली पहाड़ी वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद में आएगा फोर्थ बी, इसको बोलेंगे आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र या क्षेत्र। फिर आएगा लास्ट में फिफ्थ को जो बोला जाएगा, जो फिफ्थ आएगा, फिफ्थ को बोला जाएगा कैसा, आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये हो गए टोटल 10। ठीक है, यानी अगर देखें तो सभी का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। तो ये है राजस्थान के कृषि जलवायु खंड, टोटल 10। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न उत्पादों में किसके फल रस नहीं होता है। ये कह रहा है निम्न उत्पादों में से किसमें फल रस नहीं होता है, यानी ऐसा कौन सा उत्पाद है जिसमें फल रस नहीं पाया जाता है। तो स्वेस या पानक में तो होता है, अपन पढ़ा है। ठीक है, अगर बात करें शरबत तो खुद ही पानी है। ठीक है, तो इसमें भी होगा। जेली में भी अपन पढ़ा है कि फल रस जो है, फल रस है ये कितना 45% पाया जाता है। पानक में जाए पाया जाता है लगभग 55% तक पाया जाता है। ठीक है, कार्डियल जो होता है, कार्डियल में क्या नहीं पाया जाता है, फल रस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, कार्डियल आएगा। क्या आएगा, कार्डियल, या कैंडी बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं, कैंडी। कार्डियल है नहीं है तो कैंडी। कैंडी फलों को सुखाकर तैयार किया जाता है जिसमें फल रस नहीं होता। जैसे आंवले के फल होते हैं, उन फलों को उबालेंगे, सुखाएंगे और सुखाकर उनके चारों चाशनी लगा दी जाएगी और फिर और धूप में सुखा देंगे तो वो बन गई कैंडी या कार्डियल कहलाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, कार्डियल आएगा। सबसे ज्यादा ध्यान रखना भाई, जो कार्डियल है वो किसकी बनती है, ज्यादातर आंवले की। किसकी बनती है, आंवले की बनती है। ये भी अच्छे से ध्यान में रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लसोड़ा या लहसुआ यानी कार्डियल डाइकोटोमा जो का कुल है उसका कुल कौन सा होता है। तो लसुआ या लसोड़ा होता है। एनाकार्डियसी नहीं आएगा, रोजेसी नहीं आएगा, बार्जिनेसी नहीं आएगा, यूफोरबिएसी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, यूफोरबिएसी आएगा। क्या आएगा, यूफोरबिएसी। अगला क्वेश्चन, हाँ आपसे पूछ ले एनाकार्डियसी किसका है तो किसका होगा, आम का। किसका होगा, आम का। और रोजेसी किसका है तो बोलेंगे गुलाब का है। किसका है, गुलाब का है। अगले क्वेश्चन नंबर 8 है। यह कह रहा है कि जानवरों में गलघोटू रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु के यानी बैक्टीरिया के द्वारा, विषाणु यानी वायरस के द्वारा, फंजाई कवक के द्वारा यानी शैवाल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। पशु में जो गलघोटू रोग है वो किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। जीवाणु भी अलग अलग प्रकार के होंगे।
जैसे आपसे पूछे कि भाई साहब गाय में, तो गाय में जीवाणु जो है वो अलग होगा, वो होगा पास्चुरेला बोविसेप्टिका। कौन सा होगा? पास्चुरेला बोविसेप्टिका होगा। अगर यही बात से इसमें गाय ना आगे पूछ लेता कि हमें भैंस में बताइए कि भैंस में कौन से जीवाणु द्वारा होगा, तो वो होगा पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका। पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका होगा। अगर ये नहीं आता, पूछ लेता कि हमें तो भेड़ और बकरी में बताइए, भेड़ और बकरी में कौन से जीवाणु के द्वारा होगा, तो उस जीवाणु का नाम होगा पास्चुरेला ओविस। कई जगह ओविस सेप्टिका भी मिल जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना। ये तीनों के तीनों क्या है? जीवाणु। क्या है? जीवाणु। जो जीवाणु पशु के शरीर में जाकर टोरमिया जहर उत्पन्न करते हैं। कौन सा विष बनाते हैं? टोरमिया जहर, या अपन बोलेंगे विष बनाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है। क्या होता है? गलघोटू में, गले की में सूजन आ जाती है, और ध्यान रखना गलघोटू को अपन सिपिंग फीवर रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग बोलेंगे? सिपिंग फीवर। यानी पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाएंगे तो वहां पर भी वह रोग अपना क्या दिखाएगा? प्रभाव दिखाएगा। ठीक है। तो सिपिंग फीवर भी बोला जाएगा। और ध्यान रखना एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, गले में सूजन होने से पशु जब भी सांस लेगा तो घर घर की आवाज आएगी। कैसे आएगी? घर घर की आवाज। तो आपसे पूछ सकता है कौन से रोग के कारण पशु में घर घर की आवाज आएगी, तो वो कौन सा रोग होगा? गलघोटू। ठीक है। आ गया होगा आपके समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी फसल को उगाने से जल भराव की आवश्यकता होती है? उगाने में जल भराव की आवश्यकता होती है, यानी धान के लिए, मक्का के लिए, गन्ने के लिए, कपास के लिए। तो जल भराव ज्यादातर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो वो कौन सा आएगा? धान आएगा। परंतु अगर जलमांग की बात करें तो जलमांग इसकी होती है 900 से लेकर 2500 mm होती है। ठीक है। मक्का की कितनी होगी? लगभग 500 से लेकर 800 क्या होगी? mm के लंब होगी। गन्ना की सबसे ज्यादा होती है 1500 से लेकर 2500 mm, और कपास की लगभग होती है 900 से 1300 mm। कितनी होती है? 900 से लेकर 1300 mm। उसमें क्या होती है? जलमांग। तो वैसे देखिए जलमांग ये 1500 स्टार्ट होती है, कितने? 900 से। तो जल ज्यादा आवश्यकता किसको? धान को। ठीक है। तो धान जल भराव की उससे क्या होती है? आवश्यकता। अरे कभी देखा है धान को खेत में वो क्या होता है? पानी कीचड़ वाली भूमि में लगाते रहते हैं। ठीक है। वो सारे वीडियो देखे होंगे आपने। तो वो क्या आ गया? इसका राइट आंसर क्या आ गया? धान आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 का है। ये कह रहा है कि राजस्थान का वह भाग थार मरुस्थल कहलाता है। यानी राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वो कहां पर है? तो देखो उत्तरी राजस्थान में। ऐसा उत्तरी राजस्थान में तो नहीं है, उत्तरी राजस्थान में तो है मरुस्थल, परंतु वो थार वाला नहीं इतना। पूर्वी मरुस्थल, पूर्वी में तो हाड़ौती क्षेत्र आता है। कौन सा आता है? हाड़ौती क्षेत्र आता है। वहां तो अपन बोल सकते हैं पर्वत और पठार है। पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी, दक्षिणी में भी ज्यादातर कौन से है? अरावली है। कौन सी है? अरावली। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? कौन सा? पश्चिमी राजस्थान। कौन सा मरुस्थल कहलाएगा? थार का मरुस्थल। ध्यान रखना, थार का मरुस्थल अपना कौन सा आएगा? पश्चिमी राजस्थान। और एक और चीज आपको ये और बता दूं कि जलमांग पूछे तो जलमांग कौन सी की कहां पर ज्यादा होगी? तो पश्चिमी जो राजस्थान होता है ना, वहां पे जलमांग होती है 100 से लेकर 300 mm तक होती है। ठीक है। दक्षिणी में अगर बात करें तो लगभग 650 mm के लमसम क्या होती है? वहां पर वर्षा होती है। पूर्वी की बात करें और पूर्वी और दक्षिणी की बात करें, झालावाड़ उस क्षेत्र की बात करें, वहां सबसे ज्यादा होती है 750 mm प्लस ही होगी, इससे ज्यादा ही होगी। ठीक है। उत्तरी में लगभग इतनी आती है 100 से लेकर आप मान लो 500 mm तक ही मान लो। ये क्या होती है? तो बहुत बार पूछा पश्चिमी राजस्थान में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 100 से लेकर 300 mm तक होती है। ये भी ध्यान में रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं में सिंचाई हेतु बढ़वार की सबसे प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी है? यानी फुटान के समय है कि शीर्ष जड़न अवस्था है, फूल आते समय है, दूधी अवस्था है। तो ध्यान रखना, प्रमुख पूछे सिंचाई की क्रांतिक अवस्था तो उसको बोलते हैं CRI। ठीक है। कौन सी बोलेंगे? CRI। यानी
क्राउन रूट अवस्था, CRI, ठीक है, इस तरह, ठीक है, शीर्ष जड़न अवस्था, ये हमेशा बुआई के, क्या बुआई के, बीज बुआई के कितने दिन बाद में आती है, 21 दिन बाद। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कितने दिन बाद में CRI स्टेज के या शीर्ष जड़न अवस्था में सिंचाई करेंगे, तो 21 दिन बाद में। चलो और की कर लेते हैं। शीर्ष जड़न के बाद में हमेशा क्या बनते हैं, कल्ले, जो वैरागी फुटान, ठीक है, ये हमेशा करेंगे 40 से लेकर 45 दिन बाद, ठीक है। कल्ले बनेंगे, तो कल्ले बनने के बाद में फुटान के समय जो कल्ले बनेंगे, कल्ले बनने के बाद में आती है गांठ अवस्था। तीसरी कौन सी आती है, गांठ। गांठ अवस्था हमेशा 60 से 65 दिन बाद में करेंगे। और जब गांठ बन जाती है तो आपको पता है क्या आता है, फूल आते हैं, यानी बाली वाली अवस्था आती है। कौन सी आती है, बाली अवस्था आती है। ये अपन लगेंगे 80 से 85 दिन बाद। कब काम में ले जाएगी, 80 से 85 दिन बाद में करते हैं। और बाली निकलने यानी फूल आने के बाद में कौन सी अवस्था आ गई, दूधी अवस्था, ये आती है 100 से 105 दिन बाद में। और अंतिम आती है दाना पकते समय, दाना पकते समय, ठीक है। तो दाना पकते समय लगभग 115 से 120 दिन बाद में करेंगे। तो आपको यह भी पता चल गया कि गेहूं की क्रांतिक अवस्था होती कितनी, 6 होती है। नंबर 1 पर कौन सी आती है अपनी, शीर्ष जड़न अवस्था। नंबर 2 पर कौन सी आएगी, फुटान अवस्था। नंबर 3 पे गांठ अवस्था। नंबर 4 पे बाली अवस्था। नंबर 5 पे दूधी अवस्था। और नंबर 6 पे कौन सी आएगी, दाना अवस्था। तो आपसे ज्यादातर यही पूछा जाता है कि सबसे इंपोर्टेंट अवस्था कौन सी होती है, तो वो होती है शीर्ष जड़न अवस्था, ठीक है। अगर ये क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही है तो बीच बीच में आप लाइक भी करते चले, ठीक है। आगे आगे अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु। ऑप्शन देखो पहले, भैंस, गाय, भेड़ और बकरी। तो ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पशुओं की संख्या है वो किसकी है, बकरी की, ठीक है, बकरी की। और कहां पर है, बाड़मेर में, बाड़मेर में सर्वाधिक। अच्छे से ध्यान में रखना भाई। इसके बाद में दूसरी आती है भेड़, ठीक है। फिर आती है कौन सी अपनी, भैंस, गाय। और उसके बाद में कौन सी आती है, भैंस आती है। चलो ये तो अपने को पता है। अब भैंस का थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका जूलॉजिकल नाम क्या होता है, तो क्या होगा, बुबेलिस। और कौन सा होगा, बुबेलिस। क्या होगा इसका जूलॉजिकल नाम होता है, बुबेलिस, बुबेलिस। चलो ये तो बोलेंगे आप सभी को पता है। तो गाय का देख लेते हैं। गाय 2 तरह की होती है, एक तो होती है देसी। तो देसी का तो क्या होगा, बोस इंडिकस। और एक होती है विदेशी। विदेशी का बोलेंगे बोस टार्टस या टोरस। कई जगह टार्टस या टोरस दोनों में एक मिल जाएगा, या फिर टोरस। तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है, ठीक है। भेड़ को तो बेरो होगा, ओविस एरिस। क्या होगा, ओविस एरिस, एरिस। बकरी को कापरा हिरकस। कौन सी कस है, या हिरकस है, कापरा हिरकस, ठीक है। मांस की बात करें तो इसका मांस कहलाता है बफन। क्या कहलाएगा, बफन कहलाएगा। इसका मांस कहलाएगा बीफ। क्या कहलाएगा, बीफ। इसका मांस क्या कहलाएगा, मटन। इसका कहलाएगा सेवन। तो बोलोगा सर चिकन क्या ना बोला, तो जो चिकन होता है वो किसका होगा, अपनी मुर्गी का। किसका होगा, मुर्गी का। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन सभी का जो मांस है, ये सारे के सारे मांस, इनको बोलते हैं अपन क्या, लाल मांस। कौन सा मांस बोलागा, लाल मांस। जबकि मुर्गी को मांस कहने को है सफेद मांस, कहने को है सफेद मांस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो अपन क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, बहुत सारे इन क्वेश्चनों के जो ऑप्शन है उनको भी अपन अच्छे से डिटेल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सामान्य औसत वर्षा। देखो आ गया, मैंने अभी बताया था औसत वर्षा अपन पश्चिमी की पढ़ ली थी, ठीक है। तो औसत वर्षा देखो 275 mm, 275 mm, 775 mm और 475 mm। तो राइट आंसर इसका जो क्या आएगा,
तो राइट आंसर जो है वो इसका आएगा 275 mm। चलो सॉरी 575 mm, कौन सा आएगा 575 mm। अब बात करें 575 तो ठीक है, अगर सेमी में आ जाता तो क्या करते, तो सेमी में आ जाता तो 57.51 सेमी। चलो ये तो किसकी है, राजस्थान की है। अगर आपसे पूछ लेता भारत की, बताइए हमें भारत की वार्षिक वर्षा या औसत वार्षिक वर्षा, ठीक है, क्या लगा देते हैं यहाँ पे, औसत हो रहा जाता, तो बोलेंगे आप कत्ती वह 94, वैसे तो 1194 के लमसम होती है, परंतु आप 1200 तक समझ लेना क्या आएगी mm। चलो राजस्थान भारत की पता है, भारत की विश्व की पूछ ले तो विश्व की जो होती है वो कितनी होती है, 1000 mm। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखना। तो अपने को ज्यादातर राजस्थान वाली और राजस्थान वाली दोनों करना भाई, सेमी में भी ध्यान रखना और एमएम में भी, कई बार सेमी में पूछ ले तो फिर क्या हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल कम तापमान से अधिक क्या होती है, प्रभावित होती है, यानी इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो सबसे ज्यादा कम तापमान के कारण क्या होती है, प्रभावित होती है। गेहूं होता है, जो होता है, चना होता है या सरसों होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना पाला जो फसल में सबसे ज्यादा पता है किसको लगता है, चने को, किसको लगता है, चने को। तो सबसे ज्यादा कम तापमान के कारण प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है, चना। कौन सी आएगी, चना। ये अच्छे से ध्यान में रखना। चलो फिर थोड़ी बहुत दो बात भी कर लेते हैं गेहूं के बारे में। तो गेहूं का बोटने का नाम क्या होगा, टिटिका मस्टियम, सबको पता है, ठीक है। अब अपन यहां पर करते हैं कि गेहूं में जो अनुसंधान संस्थान है वो कहां है, तो इन दोनों का देखो, गेहूं है जो अनुसंधान संस्थान, तो ये कहां पर होगा अपना, करनाल, कहां होगा, हरियाणा में होगा। कहां होगा, करनाल हरियाणा में इसका अनुसंधान संस्थान। चलो चने का अनुसंधान संस्थान तो नहीं है, परंतु आपसे पूछ ले दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर होगा, कानपुर में। कहां होगा, कानपुर कहां है, अपना यूपी में है, ठीक है। चने में एक और चीज पूछ ले सकता, बोटनी का नाम तो पूछ सकता है अगर याद नहीं हो तो, साइसर एरिटिनम या एरिटिनम, साइसर एरिटिनम, ठीक है। सरसों, सरसों में अगर बात करें, सरसों व राई अनुसंधान संस्थान, सरसों व राई अनुसंधान संस्थान, तो ये कहां है अपना, सेवर भरतपुर में। कहां होगा, सेवर भरतपुर में है, ठीक है। ये भी आपने यहां पर, इसका बोटनी नाम क्या होता है, ब्रेसिका जुन्सिया। ब्रेसिका जुन्सिया इसका क्या होता है, बोटनी का नाम, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है ये है, मुर्गी की व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल की उत्पत्ति कौन से देश से हुई है। देखो अगर व्हाइट लेग हॉर्न, ऑप्शन पर तो बाद में चलेंगे अपन, पहले मैं इसकी चर्चा करता हूं। व्हाइट लेग हॉर्न है, इसका उत्पत्ति स्थान रियल में पूछे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन के हिसाब से नहीं है, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें तो थोड़ा दिमाग लगा के करना है। तो वो आता है भूमध्य, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन ओरिजिन या एरिया, ठीक है। यहां मेडिटेरियन आ रहा है, तो अपन जब व्हाइट लेग और उनको पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सबसे पहले ये कहां पर, इटली में, इटली से कहां, अमेरिका, और अमेरिका से कहां, भारत है, ठीक। सॉरी, ये सबसे पहले क्या थी, अमेरिका थी, ठीक है। अमेरिका से कहां गई, इटली, और इटली से कहां आई, भारत में आई। तो इसका उत्पत्ति स्थान कहां है, अमेरिका। ध्यान रखना, अमेरिका, अमेरिका से कहां गई, इटली गई, और इटली से कहां आई, भारत आई। तो इसमें देखें तो सारे ऑप्शन, अब इटली भी आ गई, अमेरिका भी आ गया, तो सबसे पहले कहां थी ये, अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर अमेरिका, ऑप्शन के हिसाब से। बाकी ध्यान रखना, इसका राइट आंसर तो क्या आएगा,
भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कहते हैं कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की सबसे अच्छी जो नस्ल है वो कौन सी होती है? व्हाइट लेग हॉर्न। सबसे फुर्तीली, साफ सुथरी और सर्वाधिक अंडे देने वाली। क्या होती है इसकी खास विशेषता? इसकी खास विशेषता है कि ये मुर्गी क्या देती है? सर्वाधिक अंडे। ठीक है, लगभग 260 से 300 प्रति वर्ष। ठीक है, और लगभग 5 से 6 माह में प्रजनन के लिए क्या हो जाती है? तैयार। 5 से 6 माह में जो प्रजनन के लिए क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य में सिंचाई का सबसे प्रचलित, राज्य की पूछा है भाई, यहाँ पे उसकी पूछा है, राज्य की पूछा आपसे कि राज्य में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन कौन सा है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, राज्य में पूछे तो अपन बोलेंगे क्या? कुआं। अगर भारत में पूछे तो क्या बोलेंगे? नहरें। देखो, नहरें 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है नित्यावाही, एक होती है अनित्यावाही। नित्यावाही 12 मासी चल रही, एक होती है अनित्यावाही। नित्यावाही जो होती है ये हमेशा 12 महीनों तक बहती है, यानी वर्ष भर बहती है। ये केवल वर्षा ऋतु में बहती है। ठीक है, अपने राजस्थान में पूछे कि कौन सी नहर है सबसे बड़ी नहर? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। कितनी लंबाई है उसकी? 649 किलोमीटर। कितनी है? 649 किलोमीटर। कुएं, कुएं 2 प्रकार के होते हैं। कुएं कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक तो होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। स्थायी भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होगा पक्का, एक कैसा होगा? कच्चा। कैसा होगा? कच्चा। नलकूप जानते हो? ट्यूबवेल। ठीक है, तालाब द्वारा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई, आपसे पूछ ले राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई कहां की जाएगी? तो राजस्थान में तालाब से जो सिंचाई की जाएगी ये कहां की जाएगी? ये की जाएगी अपने एक तो भीलवाड़ा और एक टोंक में। कहां की जाती है? भीलवाड़ा और टोंक में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भीलवाड़ा और टोंक में क्या की जाती हो कि तालाबों द्वारा क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गाय के दूध का पीला रंग का कारण क्या है? बहुत फेमस क्वेश्चन। ठीक है, लैक्टोज, इसके कारण तो दूध कैसा होगा? मीठा होगा भाई। पीला तो नहीं सुना अपन ने, मीठा सुना है। ग्लूकोज, ये एक प्रकार की उसमें प्रोटीन है। कैरोटीन, इसके कारण कैसा होगा? पीला। क्या होगा? पीला होगा। प्रोटीन, यानी प्रोटीन के कारण नहीं होता। ये जरूर है कि प्रोटीन के रूप में इसमें पाया जाता है क्या? कैसीन। क्या पाया जाता है? कैसीन। और कैसीन के कारण दूध कैसा होता है? सफेद। दूध कैसा होता है? सफेद। तो 2 आपकी चीज समझ में आ गई। पीला रंग पूछे तो अपन बोलेंगे कैरोटीन, और सफेद रंग पूछे तो उसमें पाए जाने वाले एक प्रोटीन है कैसीन प्रोटीन। तो कैसीन के कारण दूध का रंग कैसा होगा? सफेद। ठीक है, दोनों आप अच्छे से देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्वतीय क्षेत्रों में फल वृक्ष लगाने की अनुमोदित पद्धति कौन सी है? ये कह रहा है कि पर्वत यानी पहाड़ वाले क्षेत्र है, तो यानी ऐसे उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, तो उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में जो खेती की जाएगी वो कौन सी की जाती है? ध्यान रखना, वो अपनी आती है कौन सी? सीढ़ी नुमा। अब सीढ़ी नुमा में क्या होगा? यू ढाल के यू विपरीत अपन ऐसे सीढ़ियां बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर यू क्या बनाते हैं? विपरीत सीढ़ियां इस तरह से, यानी थोड़ी सी मार्टिन सोच के और अड़ी सी डोली से बना देंगे अपन। ठीक है, इसी साथ। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे? उनमें पौधों रोपण का कार्य किया जाता है। उनमें लगाएंगे अपन पौधे। क्या लगाएंगे? यहाँ पर पौधे लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से पौधे लगाएंगे। तो इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? कंटूर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कंटूर। ठीक है, और वैसे क्या बोला जाता है इसको? सीढ़ी नुमा या समुच्चय खेती बोलेंगे। कौन सी खेती? सीढ़ी नुमा या समुच्चय खेती बोला जाएगा इसको। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया।
कि भाई साहब पर्वतीय क्षेत्रों में लगाने की विधि तो ये है। बाकी और विधियों के बारे में भी अपन थोड़ा थोड़ा देख ले तो ठीक रहेगा। तो और विधियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये वर्गाकार, इसमें कहता है कि R इंटू पी दूरी। अब आपके R इंटू पी दूरी समझ रहे हो, यानी रो और पंक्ति, ठीक है, और पी यानी प्लांट या पौधा। पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी क्या होगी, समान। और चार पौधे मिलकर एक किसका निर्माण करेंगे, वृक्ष, ठीक है। सबसे प्रचलित विधि है, आसान विधि है, कृषि क्रिया आसानी से कर सकते हैं। पंचवृक्षीय, इसको बोलते हैं पंचभुजाकार, पंचभुजाकार विधि भी बोलते हैं। पंचभुजाकार विधि जो होती है, इसमें क्या करेंगे, खेत के चारों ओर यहां यूं चार जो पौधे मिलकर एक क्या करेंगे, वृक्ष का निर्माण करेंगे। और ये जो पौधे होंगे ये कैसे होंगे, सदाबहार, सदाबहार स्थायी, कैसे होंगे, सदाबहार स्थायी। और एक पौधा और बीच में लगाया जाएगा, उसको बोलते हैं पूरक पौधा। क्या बोलते हैं, पूरक पौधा। तो यानी चारों पौधों के बीच में एक और पौधा लगाएंगे, पूरक पौधा। इस कारण इसे पूरक विधि भी कहते हैं। कौन सी, पूरक विधि भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब कहते हैं पूरक पौधे के रूप में लगाते किसको है, जो अस्थायी होगा। अपन केला, फालसा, पपीता, जो कैसे होंगे, अस्थायी। अगर इनमें तीनों ऑप्शन पूछे सही ऑप्शन कौन सा, नहीं ज्यादातर प्रभावी कौन सा है, तो वो आएगी पपीता, पपीता। तो पूरक पौधे के रूप में केला, फालसा, अनानास भी आती है, पपीता, ये अस्थायी पौधे होते हैं। और इस तरह से पांच पौधे मिलकर एक संरचना का निर्माण करेंगे, जिसको बोलेंगे पंचभुजाकार आकृति। कहते हैं कि वर्गाकार की अपेक्षा इसमें पौधों की संख्या 2 गुनी होती है। कितनी होती है, 2 गुनी। यानी इसमें वर्गाकार में अपन 100 पौधे लगा रहे हैं, तो इसमें पौधों की संख्या कितनी होगी, 200। कितनी होगी, 200 होगी। अगला आता आयताकार। ये कह रहा है कि इसमें तो वर्गाकार में क्या करें, R इंटू पी दूरी समान। इसमें कह रहे हैं पंक्ति से पंक्ति की दूरी पौधे से पौधे की दूरी से या तो कम होगी या फिर क्या होगी, ज्यादा। और चार पौधे मिलकर एक किसका निर्माण करेंगे, आयत का निर्माण, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भैंस में गर्भावधि कितने दिन की होती है, ठीक है। तो 200, 180, 281, 310, 295। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 310। 281 या 80 किसका है, गाय का, ठीक है। चलो ये तो अपने को पता चल गया, भैंस और गाय। बकरी का पूछ ले, ठीक है। तो बकरी का 151 दिन, ठीक है। भेड़ का पूछ ले तो 147 दिन, 147 से 149 दिन माने जाएंगे, ठीक है। तो ये है इनका गर्भकाल का समय, अच्छे से ध्यान में रखना। ये 57 नहीं है, 151 दिन, 151, ठीक है। अच्छे से आपको ध्यान में रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, आवश्यक पोषक तत्व लोहा को कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। वृहद यानी अपन बोलेंगे मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व है, सुधारक पोषक तत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा तो है नहीं उपरोक्त में से कोई नहीं तो देता क्यों ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर जो माना जाएगा वो क्या, सूक्ष्म पोषक तत्व है। अब आपको पता होना चाहिए पौधों में जो पोषक तत्व होते हैं वो कितने आवश्यक हैं। तो पौधे के लिए पोषक तत्व कितने आवश्यक है, 17। उन 17 को सांद्रता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया। एक तो बांटा गया है वृहद या मुख्य, वृहद या मुख्य पोषक तत्व। यानी ऐसा कोई पौधा जिसको 1000 ppm से क्या हो, अधिक उस पोषक तत्व की आवश्यकता हो, तो वो किस श्रेणी में आएगा, मुख्य पोषक तत्व। आते कौन से, CHO, NPK, MgS और Ca। आपको तो मतलब ही तो पौधो आप या वायुमंडल से क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम। अब इनमें भी 2 भागों में बांटा गया। इनको तो बांटा गया प्राथमिक में, इसमें प्राथमिक, और इनको बांटा गया कैसा, द्वितीय, ठीक है। दूसरा अपन वर्गीकरण देखें तो दूसरा होता है कौन सा, सूक्ष्म पोषक तत्व। यानी इसमें क्या होंगे, 1000 ppm से क्या होंगे, कम।
आवश्यकता होगी पौधों को। वो कौन कौन से आते हैं? वो आता है जैसे अपना फेरस, यहाँ ऑप्शन में आया, ठीक है, कॉपर आता है, जिंक आता है, निकेल आता है, बोरोन आता है, मोलिब्डेनम आता है, मैग्नीज आता है, ठीक है। और कोई सा रह गया? एक क्लोरीन आता है। कौन आता है? क्लोरीन। ये सारे के सारे पोषक तत्व क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। तो ये अगर आपको इनको पता हो तो ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको आसानी से आप क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है कौन सा पोषक तत्व है पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। अब यहां वर्गीकरण नहीं पूछा, यहां पूछा है कि वेजिटेटिव ग्रोथ कौन सा करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और पोटास। ध्यान रखना, पौधे की वनस्पतिक वृद्धि करने में एक ही पोषक तत्व ज्यादा होता है, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? नाइट्रोजन। यह हमेशा कैसे करता है? वानस्पतिक वृद्धि। कैसे करेगा? वानस्पतिक वृद्धि। ये दोनों क्या करते हैं, जो फास्फोरस और पोटेश, ये वनस्पतिक वृद्धि को तो कम करते हैं और जड़ों के निर्माण में सहायक होते हैं। क्या? जड़ों के निर्माण सहायक। ये भी क्या करता है? ये करता है शर्करा का स्थानांतरण, ठीक है। पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, कैल्शियम, ये हमेशा अपनी कमी के लक्षण कौन से? शीर्ष भाग पर दिखाता है। तो इसका भी अच्छे से ध्यान में रखना। तो राइट आंसर क्या है इसका? नाइट्रोजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल। अमरूद आएगा, अंगूर आएगा, पपीता, आम। तो जेली बनाने के लिए सबसे ज्यादा कौन है? अमरूद। और जेली के बारे में देखें तो सर्वाधिक ये बनाई जाती है जेली में TSS पूछ ले आपसे, TSS, तो वो कितना बताओगे? 65%। कितना आएगा? 65%। अमल पूछ ले यानी अम्लता पूछ ले तो 0.6 से लेकर 0.9%। तापमान पूछ ले आपसे, तापमान कितना? तो तापमान अपन बोलेंगे 105 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उपयुक्त फल आ गया। हाँ, इसमें क्या होना जरूरी है? उसमें पैक्टिन होना जरूरी है, और पैक्टिन की मात्रा 0.5 से लेकर कितनी होनी चाहिए? 1%। ध्यान रखना, जेली में पैक्टिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और कहते हैं कि पैक्टिन का परीक्षण, जो परीक्षण है वो किसके द्वारा? जेली मीटर के द्वारा। कभी भी जेली मीटर द्वारा आप जेली का परीक्षण नहीं करते, किसका करते हैं? पैक्टिन का, ठीक है। इसको भी अच्छे से आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन आया हुआ है सोयाबीन के बीजों में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, पहले भी आया हुआ है 2000, अपन बात करें लगभग 2 की बात करें तो उसमें आया, तो 10%, 40%, 20%, 30%। चलो, ये तो प्रोटीन पूछा है, इसमें एक और पाया जाता है, तेल भी पाया जाता होगा, ठीक है। तो प्रोटीन देखें ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आएगा? 40। वैसे कितना पाया जाता है? लगभग 40 से लेकर 45% तक क्या पाई जाती है इसमें? प्रोटीन। तेल कितना होता है? तो तेल ध्यान रखना 20% है सोयाबीन में, क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है। अच्छे से ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है अपना, उसमें कह रहा है देश में राजस्थान का कौन सी तिलहन फसल का क्षेत्रफल व उत्पादन में प्रथम स्थान। ये क्वेश्चन भी 2 बार आ गया है। सरसों में, सोयाबीन में, अलसी में, मूंगफली में। आपको पता है यहाँ पर तो सोयाबीन अलसी होती नहीं, सबसे ज्यादा क्या आएगी? सरसों। तो सरसों के उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में कौन आता है? राजस्थान पहले नंबर पे आता है, ठीक है। अगर दलहनी फसलों में पूछता तो अपना आता चना। दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा किसका आता है? चना। सरसों का बोटनी का नाम क्या होता है? ब्रेसिका जुनसिया। सरसों अनुसंधान संस्था अपना कहाँ है? भरतपुर सेवर में, ठीक है। हाँ, इसमें तेल की मात्रा पूछ ले आपसे, तेल की मात्रा। तो इसकी तेल की मात्रा होती है 33 से लेकर 39% तक। कितनी होती है? 33। इसकी एक वेराइटी है बहुत फेमस, जो बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित है, पूषा जय किसान। पूषा जय किसान को और क्या नाम बोलते हैं? बायो 902 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पर मिलेट किस फसल को कहते हैं? कितना सिंपल क्वेश्चन है। पर मिलेट अपन किसको बोलते हैं? बाजरा। किसको बोलते हैं? बाजरा को। मक्का, मक्का का बोटनिक नाम होता है जिया मेज, पॉपकॉर्न बनाने में उपयुक्त होती है। चावल और एजा सेटाइवा, गेहूं को टेटिकम एसिटियम, ठीक है। मक्का में एक और ध्यान रखना कि जो नर पुष्प होता है
उस नर पुष्प को बोला जाता है टेसल। क्या बोलेंगे? टेसल। इसमें जो पुष्प होता है, पुष्प, उसको बोलेंगे अपने बाली। क्या बोलेंगे? बाली। चावल में बोला जाता है पुष्प को पेनिकल। पेनिकल। बाली को स्पाइक भी बोल सकते हैं। और गेहूं की जो पुष्प होता है उस पुष्प को अपन क्या बोलते हैं? स्पाइक। क्या बोलेंगे? स्पाइक। ठीक है, तो पुष्पक्रम भी आप थोड़े से ध्यान में रखना इन सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, कार्बनिक खादें सुधारने में सहायक होती हैं। यानी कार्बनिक खादें किसको सुधारने में? मृदा की भौतिक दशा के गुणों में सुधार करती हैं, रासायनिक गुणों में करती हैं, जैविक में करती हैं, उपरोक्त सभी गुणों में करती हैं। तो ध्यान रखना, खादें जो होती है ना, वो मृदा की चाहे कोई सी भी दशा हो, भौतिक हो चाहे जैविक हो चाहे रासायनिक हो, सभी दशाओं में क्या करती है? सुधार करती है। ठीक है, कार्बनिक खादों का मतलब समझ गए क्या है यहाँ पर? जैसे गोबर की खाद है। कौन सी? गोबर की खाद। ठीक है, जैसे वर्मी कंपोस्ट, जैसे वर्मी कंपोस्ट, जैसे कंपोस्ट खाद है। ठीक है, जैसे खली है। ठीक है, मुर्गी की अपन बोल सकते हैं बीट है। वो सारे के सारे कैसे आते हैं? कार्बनिक। ठीक है, जिनको अपन स्थूल खाद भी कहते हैं। कौन सी? स्थूल खाद भी कहते हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा पादप हार्मोन जिब्रेलिन के प्रतिकूल क्या दर्शाता हो? कार्य करता हो। जिब्रेलिन यानी ये कह रहा है GA3 के विपरीत कार्य कौन सा करता है? तो ध्यान रखना, GA3 के विपरीत कार्य कौन करेगा? साइटोकाइनिन करेगा। कौन करेगा? साइटोकाइनिन प्रतिकूल कार्य करने का काम करता है। इथाइलिन क्या करेगा? फलों को पकाने में सहायक, फलों को पकाने में ये क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन के प्रकार होते हैं, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड और 2,4-D। ये अलग अलग कार्य होते हैं इन सभी के। हाँ, कल्टार या पेक्लाबुट्राजोल। ध्यान रखना, आम एक समस्या आती है एकांतरण फलन। कौन सी आती है? एकांतर फलन की। तो समस्या का निवारण करने के लिए, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, यानी एकांतर फलन क्या होता है? एक वर्ष तो फल लगेंगे, दूसरे वर्ष फल नहीं लगने वाले। तो उस समस्या के समाधान के लिए अपन पेक्टाबुल का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। किसमें? आम पर। ठीक है, इसका छिड़काव कर देगा तो लगातार निरंतर प्रतिवर्ष क्या देगा? पौधा फल देगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है वैसे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? साइटोकाइनिन। चले अगला क्वेश्चन नंबर 28 का है। क्वेश्चन नंबर जो 28 का है, ये कह रहा है बलवंत और Na10 नरेंद्र आंवला 10 नाम से पता चल गया। तो किसकी वेराइटी हुई? आंवले की वेराइटी। बलवंत और जो Na10 है ये किसकी वेराइटी है? आंवले की वेराइटी। अच्छे से ध्यान में रखना। ज्यादा अनार की वेराइटी बहुत ज्यादा पूछते हैं, जालोर सीडलेस, जालोर बेदाना, मर्दुला। ठीक है, वंडर यानी सबसे आकार फल मोटे होते हैं वंडर के। ठीक है, हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां अगर पूछ ले मृदुला, तो मृदुला तो आप बता दोगे अनार की है, परंतु आपसे पूछ रहे भाई अर्का मृदुला किसकी है? अर्का मृदुला किसकी है? ठीक है, ये तो आप बता दोगे ये तो अनार की है, और इसको सिंदूरी बोलते हैं, गहरे लाल रंग की, गहरे लाल रंग की होती है, सिंदूरी होती है ये एक तरह की। ठीक है, परंतु अर्का मर्दुला पूछ ले तो ध्यान रखना, अर्का मर्दुला किसकी है? अमरूद की वेराइटी है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। बेर के बोलते हैं जिजीफस मोर्सियाना। ठीक है, इसका कुल ज्यादातर पूछा जाता है, इसका कुल कौन सा है? और रहम नेसी। कौन सा है? रहम नेसी इसका कुल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बरसीम फसल को उगाया जाता है। बरसीम को क्यों उगाते हैं? ठीक है, बरसीम को अपन भाई तेल के लिए उगाएंगे, दालों के लिए उगाएंगे, चारे के लिए उगाएंगे, रेशे के लिए उगाएंगे। तो ध्यान रखना, बरसीम जो होता है उसको बोलते हैं चारे वाली
फसलों का राजा, राजा कौन होगा? बरसीम होती है। तो इससे ऑप्शन समझ में आ गया होगा किसके लिए होगा? चारे के लिए। चलो राजा तो देख लिया, अगर पूछ ले चारे वाली फसलों की रानी कौन होगी, तो रानी होता है रिज्का, और राजा कौन होगा? बरसीम। मेडिकागो सेटाइवा, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम। मेडिकागो सेटाइवा होता है रिज्के का बोटनी का नाम, और ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम किसका होता है? बरसीम का होता है। तो बरसीम को बोलते हैं चारे वाली फसलों का राजा, और रानी किसको बोलेंगे? रिज्का को बोलेंगे। इन दोनों का एक मुख्य खरपतवार होता है, खरपतवार मुख्य, ठीक है। मुख्य खरपतवार वो कौन है? अमर बेल। क्या होती है? अमर बेल। ध्यान रखना, इनका मुख्य खरपतवार क्या होता है? अमर बेल। और अमर बेल का निवारण किसके द्वारा करते हैं? ये पैराक्वाट या फिर ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट या ग्लाइफोसेट के द्वारा क्या किया जाता है? उनका नियंत्रण किया जाता है। ये अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए, प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका उपयोग करते हैं? अब बीज के बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं, जैसे आधार बीज का उपयोग करेंगे, सत्य चिन्हित बीज का करेंगे, प्रमाणित का करेंगे, मूल केंद्र का। ये कह रहा है प्रमाणित बीज बना किससे है? ठीक है, तो ये बीज बनता है किससे? आधार बीज। मैं सभी को आपको स्टेज समझा दें कौन से क्या बनता है। सबसे पहला होता है मूल केंद्रक बीज। कौन सा बीज? मूल केंद्रक बीज। टैग किसी भी तरह का नहीं होगा, सबसे प्रारंभिक यही माना जाता है। दूसरा होता है इस बीज से जो भी बीज बनेगा वो कहलाएगा कैसा? प्रजनक बीज। कैसा? प्रजनक बीज। इस पर टैग लगा होगा सुनहरे पीले रंग का। तीसरा होगा इस बीज से जो बनता है वो बनेगा कौन सा? आधार बीज। नंबर 3 पे, यानी इस बीज से बनने वाला क्या कहलाएगा? आधार बीज, जिस पर सफेद रंग का क्या होगा? टैग। ठीक, टैग, टैग नहीं टैग, टैग। इस बीज से जो भी बीज बनेगा वो बीज कहलाएगा प्रमाणित बीज। इस पर टैग किस रंग का होगा? नीले रंग का। किस रंग का? नीले रंग का। ये इस तरह से होते हैं बीज। किसानों को दिए जाने वाला बीज कौन सा है? ये दिया जाता है किसानों को, किसानों दिए जाने वाला। ठीक। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है, इसमें भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता होती है 100%। इसमें भी कितनी होती है? 100। इसमें कितनी होती है? 98% होती है। कितनी होती है? 98। और इसमें तो जो प्रमाणीकरण जो संस्थाएं हैं वो तय करती है कि इसको आनुवंशिक शुद्धता या भौतिक शुद्धता रखनी कितनी है उसमें। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। ये बीज के प्रकार है भाई, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट भी। अगला आया हुआ है यूरिया उर्वरक प्रदान करता है। भाई अपन जो यूरिया डालते हैं ये यूरिया उर्वरक प्रदान करेगा, कौन सा करेगा और कितना करेगा? तो यूरिया सबको पता है नाइट्रोजन करता है कितना? 46%। परंतु ये थोड़ी ना पता है यूरिया कैसा है? कार्बनिक उर्वरक। कैसा है? कार्बनिक उर्वरक। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन N2 किस रूप में? एमाइड के रूप में होती है। किस रूप में होती है? एमाइड के रूप में। ये थोड़ी पता आपको कि यूरिया में नमी कितनी होती है? 0.1%। 0.1% क्या होती है? नमी होती है। ठीक है, ये थोड़ी पता है कि नाइट्रोजन जनित सर्वाधिक उर्वरकों का प्रयोग किसका किया जाता है? यूरिया का। ठीक है, सर्वाधिक उपयोग N2 जनित उर्वरक, वो कौन आएगा? यूरिया। ये थोड़ी पता आपको कि यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा कितनी हो? 0.2 से क्या नहीं होनी चाहिए? अधिक। सॉरी 0.
1.5% से क्या नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको और भी पता होना चाहिए कि कार्बनिक उर्वरक है, एमाइड के रूप में पाया जाता है, नमी इतनी प्रतिशत होती है, सर्वाधिक उपयोग में बायोरेट की मात्रा 1.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए, होगी तो हानिकारक माना जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से जो WCC 75 किसकी वेराइटी है? तो WCC 75 बाजरे की है, मक्का की है, गेहूं की है, सरसों की है। तो ध्यान रखना किसकी है, बाजरे की। बाजरे के अलावा मक्का की एक बाजरे की वेराइटी ध्यान रखना HB फर्स्ट। कौन सी है? HB फर्स्ट। ये प्रथम संकर किस्म है, संकर किस्म इसकी बाजरे की। मक्का की दो वेराइटी सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एक तो पूछी जाती है माही धवल और एक पूछी जाती है माही कंचन। ये दो वेराइटी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है, गायनोडायसिस प्रकार में पपीता के पौधे पाए जाते हैं। गायनोडायसिस में ऐसे पौधा जिसमें नर और मादा दोनों एक साथ पाए जाते हैं, तो क्या कहलाएगा? गायनोडायसिस कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई ये कह रहा है, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो गाय के अपेक्षित दूध का घनत्व कितना होता है? 1.028 1.028 होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना अपेक्षित घनत्व है किसके द्वारा मापा जाएगा? लैक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। चलो ये तो गाय का था, भैंस का कौन सा है? ये रहा भैंस का। ये किसका होता है? वसा का। इसका होता है वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 0.930। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये राजस्थान में गन्ने की बसंतकालीन बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय। तो आपको ये पता होना चाहिए बसंत ऋतु आती कब है। तो आती कब है? देखो जुलाई अगस्त में तो बसंत ऋतु नहीं आती, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अक्टूबर नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? फरवरी मार्च। कब आता है? फरवरी और मार्च में क्या आती है? लगभग बसंत ऋतु आती है, तब उनकी अपन बसंतकालीन फसलों की क्या करते हैं? बुआई करते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि रोमनथी जो पशु होते हैं उनका असली जो आमाशय है वो कौन सा होता है? ओबेमस होता है, रूमेन होता है, रेटिकुलम होता है या ओबेमेजम होता है। ठीक है, तो वास्तविक अगर देखें असली जो आमाशय होता है वो कौन सा होगा? रूमेन। कौन होगा? रूमेन होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा भाग इसी का होता है, 80% जो भाग होता है आमाशय का वो कौन होता है? रूमेन होता है। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है कि भेड़ में प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं? तो भेड़ में प्रसव की क्रिया क्या कहलाएगी? लैम्बिंग कहलाएगी। काविंग किसमें होगी? तो जो काविंग होती है ये होगी गाय, भैंस और बकरी में। टीडिंग क्या होती है? बकरी में बच्चा देने की क्रिया। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना। फेरोइंग होता है, शायद इरोइंग और फेरोइंग होता है बाल उतारना। पशु के क्या होता है ना? बाल उतारना। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर है 39। राजस्थान में निम्न में से कौन सी भेड़ों की नस्लों में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन उत्पन्न करती है या ऊन पैदा करती है? तो चोकला, मारवाड़ी, सोनाड़ी, ये सब। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या आएगा? चोकला। चोकला कहाँ की है? शेखावाटी। इसका दूसरा नाम क्या है? छापर। इसे राजस्थान की और भारत की क्या कहते हैं? मेरिनो। राजस्थान की क्या बोलते हैं इसे? मेरिनो भी कहते हैं। शरीर इसका वर्गाकार। मारवाड़ी, सोनाड़ी। सोनाड़ी के बारे में ध्यान रखना भाई। सोनाड़ी जो है ये होती है त्रिउद्देश्य नस्ल। त्रिउद्देश्य नस्ल क्या होता है? त्रिउद्देश्य यानी ये मांस के लिए भी पाली जाती है, ये ऊन के लिए भी पाली जाती है और ये दूध के लिए भी पाली जाती है।
तीनों चीजों के लिए पाई जाती है, त्रिमासिक कहलाती है। तो इसका राइट आंसर वैसे क्या आएगा, चोकला है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? तो लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है निम्न में से अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो कपास दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अमेरिकन जिसमें 2n बराबर होता है 26, ठीक है। एक होता है कौन सा, देसी, जिसमें अपन बोलेंगे 2n बराबर कितना होता है 52, कितना होता है 52। अमेरिकन भी दो प्रकार का, देसी भी दो प्रकार का। तो देसी कौन कौन सा होता है, देखो गोसिपियम आर्बेरियम, गोसिपियम हर्बेरियम, ये दोनों के दोनों क्या है, देसी, जैसे देसी। जबकि अमेरिकन होता है गोसिपियम बारबेंडस और गोसिपियम हिस्टोट्रम, हिस्टोट्रम, ठीक है, गोसिपियम हिस्टोट्रम, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, अमेरिकन होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, गोसिपियम बारबेंडस आएगा, ठीक है। आगे आगे देखते, इतने ही थे, ठीक है। तो ये अपना आज जो पेपर सोल्व किया है, ये क्या है, ओल्ड जेट पेपर सॉल्यूशन 2005 का। ये आपको क्लास कैसे लगी? अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी है, बेहतर लगी है, तो आप अपने दोस्तों को इसको क्या करें, सेंड करें, शेयर करें, और आप भी इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।